देखिए, जिन्होंने जो जो फैक्ट्स बताए हैं कोई भी जाके चेक कर सकता है, परंतु अब मैं वो फैक्ट्स बताता हूं मुझे लगता है जिसपे कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। जब इनकी सरकार आई तो दिल्ली सरप्लस बजट था, दिल्ली घाटे का बजट नहीं था, प्रॉफिट का बजट था, क्योंकि दिल्ली उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। मगर आज स्थिति क्या है, इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। जब इनकी सरकार आई 2015-16 में कोई जाके चेक कर ले, 1.54% ऑफ द जीडीपी का सरप्लस था, अब 0.3 पे आया और इस साल निगेटिव। पहली बार जो मुनाफे का बजट था वो अब घाटे के बजट में तब्दील होने जा रहा है। 2016-17 में इन्होंने 2,600 करोड़ रुपए लिए थे नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से, फिर उसके बाद आने वाले वर्षों में कुल मिलाकर इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद अब एक अकेले साल में 10,000 करोड़ देने की बात कही है। सोचिए इन्होंने कहां पहुंचाया। खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता कि यदि इनकी सरकार आ जाए तो उसके बाद किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, ना गरीब को देने के लिए कुछ बचेगा, ना तनख्वाह देने के लिए किसको, किस राज्य को। जो सबसे बेहतर स्थिति में था वो इन्होंने किया। पंजाब में कोई जाके चेक कर ले कि इनकी सरकार आने से पहले 2022 से पहले कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा था और आज 3 साल के बाद कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पंजाब में इनकी सरकार आने से पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी और अब क्या है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली चलना सबने देखा है। अब हम इनको यह बताना चाहते हैं समस्या क्या है। इन्होंने कहा मुफ्त बिजली 80% लोगों के साथ, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं पंजाब में 80% लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही। पंजाब जो किसी जमाने में उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य होता था, वहां 80% लोग बिजली देने लायक नहीं रह गए। कहां पहुंचा दिया भाई आपने। गजब की बात है। कहां कहते थे आनंद रंगनाथन आप हाथ उठा रहे थे, वहां से तो आपका काउंटर और वहां पे हाँ देखिए, मैंने सिंपल सा सवाल एक पूछा था। अब अभिषेक जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मुझे चांस दीजिएगा। प्रियंका जी ने बहुत सारी ऐसे बातें कही थी, पर मैंने एक ही सवाल, मुझे पता था मैं 10 सवाल पूछूंगा तो प्रियंका जी एक का भी जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैंने एक पूछा कि केजरीवाल जैसे आम आदमी को, जो कि 15-20 दिन स्लम में रह के इन्होंने आमरण अनशन किया था, उनको सोना की क्या जरूरत पड़ गई करोड़ों रुपए के, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं। और इन्होंने ये कहा कि पंजाब में हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई हैं। वो अलग बात है कि घोटाला रहने दीजिए मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन इनका वायदा कितना था, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। पंजाब में इनका वादा क्या था कि 1,000 रुपए पर मंथ देंगे, एक महिला को इन्होंने दिया, ये इन्होंने बात करी नहीं। लेकिन अब मैं प्रियंका जी आपके अब फार्म फायर्स रोक देंगे, बहुत सारी चीजें, ड्रग को 1 महीने में प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं उस पर नहीं आना चाहता, मैं अभिषेक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी से ज्यादा आपका भांडाफोड़ आपके कार्यक्रम में अभिषेक जी ने किया है, मैं इनकी दाद देता हूं। लेकिन अभिषेक जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग ये भी सुन रहे हैं कि आपने इतना बड़ा घोटाला, सब स्कैम आपने गिन दिए, आप अभी भी आपके साथ नेशनल लेवल पे क्यों हैं? इतने आदमी के साथ आप क्यों खड़े हुए हैं? आनंद भाई पहले मैं आपको डंके की चोट पे कुछ सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा, फिर मैं आपके डंके की चोट ठीक करूंगा। ये सुनिए। भोजपुरी गाना सुना रहे हैं, सुनाई पूरा दे नहीं रहा। अभिषेक जी आप इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना डालो। सुनिए मैडम, जो ये इन्होंने बोला ना, इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना डालो, ये एडिटेड वीडियो भारतीय जनता पार्टी का है और ये शब्द राहुल गांधी जी के नहीं थे, ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के थे। तो पहला तो डंके की चोट पर झूठ बोलना छोड़िए आनंद भाई। ये वीडियो में आपको व्हाट्सएप, आप रुक जाइए भैया, थोड़ा सुन लीजिए, सब्र रखिए। आप बोल रहे थे, किसी ने बोला क्या? आप या तो सुन लीजिए या बोल लीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। रुक जाइए भैया, गलत मत फैलाइए। देखो आनंद भाई, देखो बहस करके शो में आप नहीं बैठ सकते। आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा तो सुनने की हिम्मत रखिए। राहुल गांधी ने कहा, अभिषेक दत्त वो कह रहे हैं he did not name Rahul Gandhi. He did not name Rahul Gandhi. Navika ji, stop. Navika ji, our friend Anand ji can speak for himself. Please allow him to speak, and then you let me speak also. Please allow me to speak. Because if we start interrupting each other, then it becomes like a did I name Rahul Gandhi?
जब इन्होंने बोला था, अब तो सुन लीजिए, चलो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, जो शब्द आपने यूज करे वो मोदी जी के शब्द थे, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, मुझे पता है, मैं खुद बोल चुका हूँ। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज, सुन लीजिए अभिषेक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। नो आनंद रंगनाथन, योर पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया है। अभिषेक दत्त को बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। ये इलेक्शन दिल्ली का इलेक्शन है। अभिषेक दत्त, देखिए, आप केजरीवाल के साथ, देखिए सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करूं। दिल्ली में दो लोग सरकार चलाते हैं, एक केंद्र सरकार चलाता है एलजी के माध्यम से, और एक दिल्ली सरकार चलाती है मुख्यमंत्री के माध्यम से। अब दिल्ली की विडंबना देखिए, दिल्ली में 7 एमपी चुन के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी 6 की टिकट काट देती है। इसलिए काटती है, हाँ वो इस आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। हेलो, बिल्कुल आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो टिकट इसलिए काट देती है कि वो 6 सांसदों ने काम नहीं करा। आज जितनी गलती दिल्ली में केंद्र सरकार की है, उतनी गलती आम आदमी पार्टी की है। क्या पिक एंड चूज पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ना? आज दिल्ली के अंदर लोग एयर पोल्यूशन से परेशान है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को देते हैं, गंदी सांस हम सब लेते हैं। आज दिल्ली के अंदर प्रियंका जी ने कहा कि इन्होंने हॉस्पिटल के बेड्स बना दिए, जब कोविड के समय मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब हुई, वो तो पहुंचे मैक्स हॉस्पिटल में। अगर दिल्ली के अस्पताल अच्छे थे तो वो दिल्ली के अस्पतालों में क्यों नहीं भर्ती हुए? आखिरी सवाल मैं इनको करना चाहता हूं, दिल्ली की बसेस की बात कर रही है। जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 40 लाख के आसपास थी। उस समय दिल्ली में 6800 बसें थी। आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 30 लाख है और मात्र 5 से 6 हजार लोगों बसेस में पूरी दिल्ली की महिलाएं सफर कर रही हैं। 40 से 45 मिनट एक एक महिला को बस स्टॉप पे वेट करना पड़ता है। केजरीवाल जी ने कहा था कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं 15,000 बसेस खड़ा दूंगा, और सपोर्ट देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही थी। अभिषेक दत्त जी, 2013 में जब आपने सरकार बनवाई थी अरविंद केजरीवाल की, तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी से तो आप भी दूर नहीं रह सकते। लेकिन पब्लिक के कई सवाल आ रहे हैं। अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, एक बार शीश महल के दरवाजे मीडिया और जनता के लिए खुलवा दें और बीजेपी का मुंह बंद करवा दें, ऐसा क्यों नहीं करती आतिशी जी और केजरीवाल जी? प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने वो घर छोड़ा था तो वो चाबियां सौंपी थी बीजेपी को ही। अब बीजेपी के पास ऐसा कुछ था ही नहीं दिखाने को, तभी ये सब हुआ। दूसरी चीज मैं कहती हूँ कि मीडिया हाउसेस को जरूरी दिखानी चाहिए वो गुफा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में बनवाई है, क्योंकि उनको जब पार्लियामेंट जाना होता है वो उस गुफा से जाते हैं 1.5 लाख का चश्मा पहन के, 10 लाख का सूट पहन के। तो वो घर के अंदर वो इतना प्रोटेक्टेड क्यों है? हम अंदर क्यों नहीं देख पा रहे? उसमें क्या हीरे? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, ये कौन सा गुफा है, कहाँ बनी है? देखिए, कौन सी गुफा है? एक बात कहना चाहेंगे, पहले मैं एक फैक्ट बता दूं, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं महिलाओं के बारे में। मैं याद दिला दूं, इन लोगों ने वादा किया था कि जो 70 विधानसभाएं होंगी, 70 के लिए 70 का अलग अलग एक वो निकलेगा घोषणा पत्र। अब बिल्कुल बताते हैं, आप चाहते हैं। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इन्होंने कहा था कि कहीं भी नई शराब की दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस क्षेत्र की 75% महिलाएं लिखित में नहीं देंगी। और मैं चुनौती से पूछता हूं, एक जगह दिखाइए, कितनी जगह? अरे आज की महिलाएं कह रही होंगी, भाई तू पैसा देने की बजाय दारू की दुकानें बंद करवा दे। ये 1000-2000 के चक्कर में हजारों का इलाज का खर्चा आएगा। कुछ साल के बाद किसी का लिवर खराब होगा, किसी की किडनी खराब होगी, और जाने क्या क्या घर होगा, जिसके लिए कहा गया ना, हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इस पानी में डूबे वो न उभरे जिंदगानी में। मगर अफसोस कि पूरी दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की गुफा, ये क्या आपको समझ में आता है भाई? मैं बताना चाहता हूं, अंडरग्राउंड, आपको पता दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। कभी आप वहां गई हैं? वहां के ऊपर जो नीचे यूएस कांग्रेस में और जो उनके सेक्रेटेरिएट से अंडरग्राउंड जाते हैं, और वो इसलिए है कि आने जाने का खर्चा भी बचेगा, सिक्योरिटी का खर्चा भी बचेगा, बीच में ट्रैफिक से किसी को समस्या भी नहीं होगी, आना जाना भी सुगम रहेगा।
और ये दुनिया के सब बड़े देशों में है। मगर अफसोस क्या बताएं, जो सबसे पढ़ा लिखा नेता होने का दावा करता है उसी को नहीं पता। इसीलिए प्रियंका जी अभी अनाप शनाप पता नहीं क्या करी थी, इतने की कार और इतने का हवाई जहाज। कौन सा हवाई जहाज? कोई मोदी जी का पर्सनल हवाई जहाज है? जैसे इनका तो शीश महल का पर्सनल है, जैसे अभी आनंद रंगनाथन ने कहा था ये बात। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए इन दोनों दलों में समानता देखिए। 2013-14 में आम आदमी पार्टी करेक्टर क्या था? मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी ओपी थी, वो गायब हो गई। आम आदमी कांग्रेस का करेक्टर क्या था? राहुल गांधी जी एकदम यंग बॉय की तरह, बाबा ब्रिगेड कही जाती थी, क्लीन शेव बबुआ की तरह लगते थे। अब मुझे इस रूप से वोट मिलेगा। 2019 का चुनाव आते आते राहुल गांधी जी ने अपना विचार बदला, जनेऊधारी हिंदू हो गए, पुष्कर में आकर अपनी जाति और गोत्र बताने लगे। आम आदमी पार्टी ने अपना स्टाइल बदला, इन्होंने मफलर छोड़ा, टोपी छोड़ी। अब आइए 2024 का चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी एकदम पलट गई। इनका तो पलटाव दिखाई पड़ता, कांग्रेस भी बिल्कुल पलट गई। और देखिए दोनों राहुल गांधी जी अब ईश्वर के नाम की शपथ भी नहीं लेते। जो पहले अपने को जनेऊधारी हिंदू बता रहे थे, वो अब सत्य इंग्लिश में सोलेमनी अफर्म करते हैं। अब मगर दोनों में समानता क्या आई? वही कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में सिर्फ पीएम का चेहरा आगे रखती थी और पीछे से सुपर पीएम चलाता था, आज इनके ऊपर संगति का ऐसा दोष आया है कि सीएम का चेहरा आगे है और पीछे से सुपर सीएम चलाता है। मुझे लगता है राजनीति में आम आदमी पार्टी को की पहली सत्ता कांग्रेस ने इनको सत्ता की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पार कराई थी, और उसके बाद से कांग्रेस का ऐसा प्रभाव आया है कि जिस चीज के लिए कांग्रेस की आलोचना करते थे वही आज इनकी हमसाया हो गई। तो मुझे लगता है कि आप मान लो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कह रही है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए, तो पूरी हस्ती इनके ऊपर दिखाई पड़ी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, रमेश भिदुड़ी के बयानों को आप क्या सही मानते हैं? क्या उनका टिकट विड्रॉ नहीं होना चाहिए जिस तरह के बयान उन्होंने दिए? देखिए रमेश भिदुड़ी जी का बयान सर्वथा अनुचित है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। मैं बिल्कुल इस बात पे ईमानदारी से कहता हूं, पार्टी ने भी इस विषय के ऊपर किया और उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी है। मगर मैं नाविका जी पूछना चाहता हूं, शांति धारीवाल तो मंत्री थे, उन्होंने कहा था राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि ये मर्दों वाला प्रदेश है। क्या उन्होंने मंत्रिमंडल से हटाया गया था उनको? और याद करिए, ये तो केजरीवाल जी वो है ना जिन्होंने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर कश्मीर फाइल्स फिल्म का मजाक उड़ाया था, जिस कश्मीर की घटना में 5 लाख हिंदुओं से कहा गया था तुम छोड़ के चले जाओ कश्मीर और अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ। जिन्होंने ये गलतियों से किसी पुरानी गलतियों से किसी की गलती धुल नहीं जाती, और रमेश भिदुड़ी जी रिपीट ऑफेंडर है। पार्लियामेंट में उनके बयान, अब उनके बयान ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल बयान है।